Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you bad debts recovered. So लास्ट वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया था कि बैड डेट्स क्या होते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड और इसके साथ साथ कुछ और भी कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होते हैं, उससे पहले आप एक बार ये रिमाइंड कीजिए कि बैड डेट्स क्या होते हैं। सो बैड डेट्स क्या होते हैं, अगर हम सिर्फ बैड डेट्स की बात कर रहे हैं तो बैड डेट्स का मतलब होता है जो मनी आपने डेटर से लेनी है, जिन लोगों से आपने यानी डेटर्स से आपने पैसा लेना है, वो डेटर्स में से XYZ कोई भी पार्टनर अगर आपको पैसे ना दे तो, ठीक है, अगर मान लो कि X ने आपको पैसे नहीं दिए तो X आपका क्या हो गया, X की वजह से आपका एक लॉस हो गया, ठीक है। अगर X ने आपको पैसे देने थे, कोई भी 1000 देना था लेकिन वो 1000 देने से मुकर गया या दे नहीं पाएगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो क्या हो जाता था, वो खर्चा आपका 1000 रुपये का बैड डेट्स हो जाता था। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब तो आप जब समझ ही गए होंगे कि जो पैसा आपका उस टाइम पे लॉस हो गया था वो वापस आपको मिल गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब अगर बैड डेट्स उस टाइम पे क्या था, एक लॉस था, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो जाएगा, अब इस टाइम पे इनकम हो जाएगी। इनकम भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है, इनकम या फिर प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैड डेट्स लॉस था और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया, इनकम या फिर प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में एंट्री हमने क्या करनी है, अब देखिए जब भी आपको बैड डेट्स जो हो चुके थे पहले वो दोबारा से मिल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है या तो कैश या फिर बैंक आपके पास आएगा ही आएगा, या बैंक में पैसे आएंगे अगर वो उसने चेक दिया तो, और अगर उसने कैश दे दिया तो कैश आपके पास आ जाएगा। तो कैश या बैंक आने से कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड नाम की एक आपको इनकम हो रही है ना, एक बैड डेट्स रिकवर्ड नाम की आपको इनकम हो रही है, तो उस इनकम को आपने ले लेना है और इसको क्या करते हैं हम हमेशा, क्रेडिट। तो इनकम हमेशा आपकी क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस या लॉसेस आपके डेबिट होते हैं, तो इस हिसाब से आपका बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो जितनी अमाउंट आपको मिली है उसके लिए बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले कंसेप्ट की, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस तो आप जानते ही हो, खर्चे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, मान लो कि आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है और उस एम्प्लॉय को एक महीना जब यूज़ कर लेते हो, यानी कि 30 दिनों के बाद आफ्टर 30 डेज़ आपने उसको सैलरी पे करनी होती है, ठीक है। मान लो 30 या 31 तारीख कोई भी है, उस डेट को आपने उस बंदे को सैलरी पे करनी है। उस बंदे ने एक तारीख से काम शुरू किया और 31 या 30 तारीख जो भी महीने की बनती है उस 30 दिनों तक या 31 दिनों तक आपके पास काम किया। तो अब अगर उसने काम कर दिया है तो आपका एक एक्सपेंस हो गया, ठीक है। एक्सपेंस किस बात का हो गया कि आपने उसको क्या देनी है, सैलरी देनी है, ठीक है। अब सैलरी तो देनी थी 30 या 31 तारीख को क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था पूरा एक महीना, लेकिन अगर आपने 30 या 31 तारीख को उसको सैलरी नहीं दी तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस आपको हो तो चुके हैं, जो एक्सपेंसेस आपके हो चुके हैं लेकिन वो आपने अभी तक पे नहीं किए, जिनको आप कभी भी फ्यूचर में पे कर देते हो, ठीक है। जैसे कि जो वैसे व्यक्ति अभी हमने बताया कि 31 तारीख को उसको सैलरी देनी थी, मार्च 31 को आपने सैलरी देनी थी, उसकी सैलरी आपने कब दी, उसकी सैलरी आपने दी अप्रैल की 15 तारीख को, ठीक है। सो मार्च 31 से लेकर के 15 अप्रैल तक वो क्या रही सैलरी, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रही, ठीक है। सो ऐसा एक्सपेंस, ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जितनी भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आप ले चुके हो लेकिन आपने अभी तक उसके पैसे नहीं पे किए,
तो वो एक्सपेंसेस बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिस दिन से ही वो एक्सपेंस हो गए, जिस दिन से ही आपका बेनिफिट हो गया, तो उस दिन से वो आपका एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या करनी है, ये गलत एंट्री है, ये एंट्री नहीं आएगी आपकी। सो जिस दिन आपका एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस तो आपने डेबिट करना ही है। ठीक है, एक्सपेंस आपका हो जाएगा डेबिट, इसका रिवर्स एंट्री होएगी जो ये यहाँ पे गलत एंट्री कर रखी है। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, क्रेडिट किसको करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो जब आपने एक्सपेंस कर दिया, यानी कि 30 तारीख को सैलरी देनी थी या फिर 30 तारीख को कोई रेंट पे करना था, उस 30 तारीख को आपने ये एंट्री करनी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अगर आप पे कर देते तो लिखते टू कैश, लेकिन नहीं पे किया तो लिखा टू आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। और अब जिस भी डेट को 30 तारीख के बाद, 30 मार्च के बाद, जब भी किसी डेट को आप उस एक्सपेंस की पेमेंट करोगे तो दोबारा से इस एक्सपेंस को आप डेबिट नहीं करोगे, आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे, इस अकाउंट को डेबिट करके, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो उस टाइम पे पेमेंट कर दोगे उस चीज़ की। ठीक है। वैसे इस एंट्री के बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करने की एंट्री करनी है, जिसमें एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। अगर सैलरी है एक्सपेंस तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर वो रेंट है आउटस्टैंडिंग तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इस तरीके से आपने जनरल एंट्रीज की कर देनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। पहला कंसेप्ट आपको बताया था बैड डेट्स रिकवर्ड का, कि जो पैसा आपका मर गया वो दोबारा से आपको हासिल हो गया, इनकम बन गया, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। दूसरा अभी भी मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है और उसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है। तीसरा अभी आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बिल्कुल उल्टा। अब एक्सपेंस का बेनिफिट तो अभी आपने नहीं लिया, लेकिन वो आपने पहले से ही पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है जिसका 10,000 रुपये किराया आप हर महीने पे करते हो। सो आपने क्या किया, आप उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो और उस बिल्डिंग का रेंट आप हर मंथ में पे करते हो। एक बार क्या हुआ कि आपने मार्च महीना चल रहा था, मार्च महीने की 30 तारीख को आपने क्या पे करना था, 10,000 रुपया पे करना था, लेकिन आपने मार्च की 30 तारीख को 10 की जगह पे उसको 20,000 रुपये पे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अप्रैल मंथ का जो किराया है वो भी एडवांस में दे दिया उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने एक्सपेंस को प्री पे, यानी कि पहले से ही पे कर दिया। ठीक है। सो प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है, जो आप एडवांस में पे कर देते हो, जो एक्सपेंस या जो बेनिफिट आपने लिया नहीं अभी तक, जो बेनिफिट आपने अभी तक लिया नहीं है लेकिन उसकी पेमेंट आप कर चुके हो, तो उसकी जनरल एंट्री आपने क्या करनी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि आपने एक इंश्योरेंस पे करना था, इंश्योरेंस जो है वो 1,000 रुपये पे करना था, सॉरी 600 रुपये पे करना था, इंश्योरेंस पे करना था इंश्योरेंस कंपनी को 600। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, सॉरी एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, कि आपने इंश्योरेंस जो था वो 300 रुपये पे करना है। ठीक है, मार्च महीने का इंश्योरेंस 300 रुपये पे करना है, लेकिन आपने इंश्योरेंस पेड कितना कर दिया, 600 रुपये। ठीक है। सो आपने मार्च महीने का 300 पे करना था लेकिन 600 रुपये पे कर दिया, तो दैट मीन्स 300 रुपये किस महीने का होगा, वो अप्रैल महीने का होगा। ठीक है। सो अभी आप क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री नंबर 1 पे आप क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री पेमेंट करने की करोगे,
इंश्योरेंस डेबिट, क्योंकि आपका खर्चा था 300 रुपये का। टू बैंक 600 रुपये। टू बैंक क्यों लिखा, सॉरी, टू बैंक की जगह पे कैश भी लिख सकते हो आप। तो टू बैंक टू कैश में 600 क्यों लिखा और इंश्योरेंस का 300 क्यों लिखा? क्योंकि इंश्योरेंस आपका बनता था 300 रुपये, जो आपने ले लिया इंश्योरेंस, लेकिन आपने उसकी पेमेंट कितनी की है? 600 रुपये की है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड का अमाउंट और डेबिट साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर क्रेडिट साइड का 600 रुपया है तो डेबिट साइड का भी 600 होना चाहिए, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक और अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो प्रीपेड कितने का हो गया? 300 रुपये का। अब प्रीपेड 300 का कैसे आया? देखिए 300 रुपये आपने पे करने थे, पे कर दिए 600, तो 300 रुपये आपके क्या हो गए? प्री पे हो गए, पहले से ही पे कर दिया आपने अगले महीने के। तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस आपका हो गया डेबिट 300 रुपये के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से आपके मशीनरी की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपके पास एसेट्स होते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, क्या जितने में आप इन सभी चीज़ों को ख़रीदते हो उतने में ही आपकी बिक जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बस बाय की है, आज आपने उस बस को 12 लाख रुपए में ख़रीदा, 5 साल चलाने के बाद भी क्या आपकी वो 12 लाख की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? उसके कारण क्या क्या हैं? नंबर 1 तो कारण ये है कि जो नई बस है और पुरानी बस 5 साल के बाद वाली बस, दोनों में ये अंतर आ जाएगा कि वो चल चुकी है और उसके जो भी पार्ट्स हैं वो टेयर ऑफ हो चुके हैं, यानी कि वो घिस चुके हैं। सो ऐसे में नंबर 1 कारण ये हो गया। नंबर 2 कि जो भी एसेट्स होते हैं वो नए की वैल्यू और उसकी जो कुछ टाइम के बाद चलने की वैल्यू में अंतर आ ही जाता है। सो ऐसे में वो अंतर को हम कम करने के लिए अपनी बुक्स के अंदर उस चीज़ को कम करने के लिए एक डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस उनके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई चीज़ जो है, मान लो एक बस, जैसे मैंने आपको कहा था, वो बस 12 लाख रुपए की खरीदी है। 5 साल निकलने के बाद आज आपने इसको 12 लाख रिकॉर्ड कर लिया अपने अकाउंट्स के अंदर, 12 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिया। तो मान लो 5 साल के बाद आपके बुक्स में वो वैल्यू कितनी रहेगी? वो 12 लाख ही तो रहेगी। क्यों? क्योंकि आप उसको कम करने की एंट्री ही क्या करोगे? कोई एंट्री नहीं कर पाओगे अगर वहाँ पे आप डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आप उसके ऊपर लगा देते हो, जिस एक्सपेंस से हर साल बस की वैल्यू कुछ परसेंटेज क्या कर देते हो आप? कम कर देते हो, ठीक है। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है? देखिए, जब भी आप कोई भी एसेट नया लेके आते हो, कोई भी एसेट, जैसे एसेट में प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, मशीनरी हो गया, बस हो गया, आप कभी भी उसको नया लेके आते हो, फर्नीचर वगैरह हो गया, तो उसको आप डेबिट करते हो हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास आ रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से आप उस एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हो? डिक्रीज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, क्योंकि आप हर साल दर साल उसको यूज़ करते जा रहे हो। तो जब भी आपने एसेट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना है तो आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है, तो कोई भी चीज़ है तो आप उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब डेप्रिसिएशन क्या हो गया आपके लिए? एक एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हमेशा आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू एसेट, वो चाहे लैंड है, सॉरी, वो चाहे बिल्डिंग है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो फर्नीचर है। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड क्या होता है? लैंड एरिया होता है, ज़मीन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो
तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता, क्योंकि उसकी कभी घिसावट होती ही नहीं है। आप देखिए, अगर आज ज़मीन का जो प्राइस है वो 20 लाख है, तो 4 सालों के बाद 5 सालों के बाद वो इंक्रीज़ तो हो जाएगा, लेकिन वो डिक्रीज़ नहीं होगा कभी भी। ठीक है, डिक्रीज़ हो सकता है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन उसका कारण नहीं हो सकता। तो डेप्रिसिएशन इसलिए लैंड के ऊपर नहीं लगाया जाता है, लैंड को छोड़ के बाकी अदर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। सो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद हमारा पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट तो आप जानते हो, ब्याज इसको हम बोलते हैं। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कैपिटल क्या होती है? जो मालिक ने पैसा बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो क्या मांग रहा है? उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा है, ब्याज मांग रहा है, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको भी डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट किसको किया जाता है? टू कैपिटल, यानी कि आपकी कैपिटल बढ़ जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है एक्सपेंस के रूप में। इसकी एक्चुअल में कैश या बैंक में पेमेंट नहीं की जाती, इसकी एंट्री यही की जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल करने से कैपिटल अपने आप बढ़ जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक एक्सपेंस लग जाता है। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर बिजनेस में पैसा बिजनेसमैन लगा रहा है, मालिक लगा रहा है, तो वो कैपिटल होता है। और अगर वो बिजनेस से पैसा निकलवा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब अगर ड्राइंग्स हुई हैं तो इसका मतलब उसको ब्याज देना भी पड़ेगा। अगर हम बिजनेस में रहते हुए बिजनेस की तर्ज पे हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो अब उससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे भी। ठीक है, तो जितना भी पैसा वो बिजनेस से विड्रॉ करेगा, 10,000, 20,000, 30,000, कितना भी, उसके ऊपर एक फ़िक्स परसेंटेज, मान लो 5% क्या कर देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। फिर जो तुमने पैसा विड्रॉ किया उसके ऊपर भी बिजनेस तुमसे इंटरेस्ट ले लेगा। तो ऐसे में उसकी कैपिटल से उस इंटरेस्ट को काट लिया जाता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो चाहे वो इनकम मालिक से ही क्यों ना मिल रही है, लेकिन वो बिजनेस के लिए इनकम ही है और उसकी कैपिटल से हमने उसको माइनस कर लेना है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 15, उसको सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बैड डेट्स की रिकवर्ड की जो एंट्री है वो है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष। सुभाष से 20,000 मिले, विच वर रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल हमने क्या कर दिए थे? बैड डेट्स कर दिए थे। पिछले साल हमने सुभाष से 20,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने हमें पिछले साल नहीं दिए, तो हमने क्या लिख दिया? उसको बैड डेट्स लिख दिया कि भाई हमारा लॉस हो गया 20,000 का। लेकिन इस साल उसने हमें क्या दे दिया? 20,000 वो दे दिया, तो अब वो क्या हो गए? बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? क्या बताया था मैंने? एक्सपेंस या इनकम? बिल्कुल, तो वो इनकम है। तो इनकम को हमेशा आप क्या करते हैं? क्रेडिट। और रिसीव हो रहा है 20,000, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपकी ये एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 20,000। 20,000 बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये इनकम है या प्रॉफिट कह लो, कैश आ रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2 है सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। ड्यू का मतलब है कि जो बकाया है उसको पे करना है। ठीक है, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को हमने 50,000 रुपये देना है। जो चीज़ देने वाला है, जो एक्सपेंस देने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपका जो है वो हो गया है, 50,000 देने वाला है, तो इसको क्या करोगे? तो सैलरी तो पे करने ही है, सैलरी नाम का एक्सपेंस तो आपका हो ही गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन आप उसकी पेमेंट तो कर नहीं रहे, टू कैश पेमेंट तो कर नहीं रहे, तो टू कैश की जगह पे क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी एक्सपेंस हो गया है लेकिन उसको पे नहीं किया, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। टू कैश अगर पे कर देते तो टू कैश लिखते,
लेकिन टू कैश की जगह पे टू सैलरी अकाउंट, सॉरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ले लेना है हमने। तो जनरल एंट्री देख लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जो हमने इस साल पे किया रेंट, उसमें से 10,000 क्या था, इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने इस साल रेंट पे कर दिया, 50,000 रुपये का रेंट पे कर दिया इस साल, लेकिन उसमें 10,000 पे नहीं करना था इस साल, यानी कि 40,000 ही पे करना था। तो 10,000 किस साल का हो गया, वो नेक्स्ट ईयर का हो गया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, एक्सपेंस को प्री पे कर दिया। प्री पेड मतलब पहले से पे कर दिया। वो एक्सपेंस अगले साल पे करना था, लेकिन आपने इस साल ही पे कर दिया, तो वो आपका हो गया प्री पेड एक्सपेंस। तो इसकी जनरल एंट्री देखिए क्या बनेगी। सो प्रीपेड रेंट, क्योंकि आपने उसको प्री पे कर दिया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट अकाउंट 10,000। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट ईयर कर देंगे इसको, तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे नेक्स्ट ईयर जब भी ये एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। अब आपके पास एक फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50,000। आपने उसके ऊपर क्या, आपने इस 10,000 के फर्नीचर के ऊपर, सॉरी 50,000 के फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से, यानी कि 50,000 का जो आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको आपने एक साल तक यूज़ किया, तो अब आप ये मानते हो कि उसकी वैल्यू 10% क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो उसकी वैल्यू को 10% कम करना है, तो 50,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 5,000। ठीक है, तो 5,000 रुपये उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि वो एक्सपेंस या फिर लॉस है। टू किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर की वैल्यू आपने कम कर देनी है, तो आप क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट आपका आ गया प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपने कैपिटल जो थी 10 लाख की, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देना है। 10 लाख का 12% करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपये। तो 12% इंटरेस्ट आपने देना है किसको, मालिक को देना है, तो आप उसकी कैपिटल में ही जोड़ दोगे उसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। टू किसके ऊपर लगा रहे हो उसको, कैपिटल के ऊपर। ठीक है, सो ये आपकी एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये आपकी एंट्री आ गई 1,20,000 रुपये की। लास्ट है आपका चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹8,000। सो 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, लेकिन आपने लेना किससे है, बिजनेस के मालिक से। तो कैपिटल को डेबिट कर दोगे, कैपिटल से उसको निकाल लोगे, उस एक्सपेंस को, सॉरी उस इनकम को, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये इनकम है। और कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इस इनकम को किससे लेना है, बिजनेस के मालिक से लेना है। तो कैपिटल से इसको निकाल लेंगे 8,000 रुपये को। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8,000। सो इस तरीके से हमने इन एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है।